नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी देश डायरी में। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आपके साथ मैं हूं ऋतु अंकुश प्रधान। यहां पर हम आपको किसान, खेती-बाड़ी, सामाजिक व्यवस्था में हो रहे बदलाव और लोगों की सेहत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं। साथ ही बताते हैं देश भर में हो रही कुछ खास हलचलों के बारे में। तो आइए एक नजर डालते हैं हमारी देश डायरी के कुछ खास पन्नों पर। आज हम बात करेंगे सिडबी स्टार्टअप मित्रा पोर्टल पर। जानेंगे कि क्यों केंद्र सरकार इस साल 65 लाख टन दलहन आयात करेगी। बताएंगे उत्तराखंड के बीपीएल कार्ड धारकों के लिए क्या है खुशखबरी। समझेंगे क्या है रसोई गैस उपभोक्ताओं को मिलने वाला स्मार्ट कार्ड। साथ ही बताएंगे ओल्ड एज होम आशीर्वाद के बारे में। उद्यमियों के विकास के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की तरफ से सिडबी स्टार्टअप मित्रा पोर्टल का विकास किया गया है, जिसका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र और वित्त मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद रहे। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित इनोवेशन सम्मेलन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उद्यमियों के लिए सिडबी स्टार्टअप मित्रा पोर्टल का उद्घाटन किया। पोर्टल का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इनोवेशन सामाजिक और आर्थिक विकास का अग्रदूत है। इस पोर्टल से समाज के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र का भी विकास होगा। सिडबी स्टार्टअप मित्रा पोर्टल से देश में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसके अलावा अटल अभिनव मिशन यानी AIM शिक्षाविदों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं को विश्व स्तर के नवाचार केंद्रों के नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया जाएगा। चना कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर। देश के दूसरे सबसे बड़े चना उत्पादक राज्य राजस्थान में चने की नई फसल की आवक शुरू हो गई है। हालांकि नई चने की आवक में कुछ दिनों की देरी हुई है, लेकिन पिछले साल के मुताबिक इस साल चने की आवक अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े चना उत्पादक राज्य राजस्थान में नई चने की फसल की आवक शुरू हो गई है। राज्य की अलग अलग मंडियों में चने की आवक हो रही है। इस साल चने की आवक में 10 से 15 दिन की देरी हुई है और पिछले कुछ दिनों से मंडियों में रोजाना करीब 8,000 बोरी की आवक दर्ज की गई है। वहीं पिछले साल इस दौरान 15,000 से 16,000 बोरी नई चने की आवक हो रही थी। हालांकि आने वाले दिनों में चने की आवक 1 लाख बोरी तक पहुंच सकती है। इस साल मंडियों में चने का भाव 4300 रुपए से ऊपर मिल रहा है, जबकि पिछले साल इस दौरान नई चने का भाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच था। भारत विश्व में दलहन उत्पादक और दलहन उपभोक्ता के रूप में पहले स्थान पर है। दलहन की आपूर्ति के लिए सरकार दलहन आयात भी करती है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने दाल की ऐसी नई किस्म विकसित की है जो 55 दिनों के अंदर ही पककर तैयार हो जाएगी। अभी तक जिस प्रकार से दालों के लिए देश को आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, इसमें आने वाले दिनों में कमी आ सकती है। दरअसल कृषि वैज्ञानिकों ने दाल की एक ऐसी किस्म विकसित की है जो सामान्य अवधि से तकरीबन 1 माह या इससे पहले ही खेतों में तैयार हो जाएगी। अभी तक दाल की फसल को तैयार होने में तकरीबन 2.5 माह लगते हैं, लेकिन इस नई किस्म की दाल 55 दिनों के अंदर ही खेतों में तैयार हो जाएगी। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस प्रकार से पिछली फसल की आपूर्ति मंडियों में समाप्ति पर होगी, उसी दरमियान नई किस्म की खेतों में जल्दी तैयार होने वाली फसल भी तैयार हो जाएगी। और अगर ऐसा होने लगेगा तो इससे दालों की आपूर्ति करने में घरेलू उत्पादन को ज्यादा महत्वता मिलेगी। इस साल प्याज का उत्पादन बढ़ने से प्याज की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। देश भर की सबसे बड़ी लासलगांव सहित महाराष्ट्र की दूसरी मंडियों में प्याज की कीमतें पिछले 3 साल के निचले स्तर तक आ गई हैं। प्याज के उत्पादन में बढ़ोतरी और निर्यात में कमी की वजह से इसकी कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है और भाव घटकर करीब 3.5 साल के निचले स्तर तक आ गया है। प्याज के कारोबार के लिए देश भर में सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में इसका औसत भाव घटकर 600 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गया है, जो फरवरी 2014 के बाद सबसे कम भाव है। लासलगांव मंडी के अलावा महाराष्ट्र की अन्य मंडियों में भी प्याज की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस साल देश में प्याज का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है, जिस वजह से प्याज की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों के लिए जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में 203.33 लाख टन प्याज का उत्पादन होने का अनुमान है, जो अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन होगा। साल 2014-15 के दौरान देश में 189.27 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ है।
मसाला निर्यात में जोरदार इजाफा आया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल फरवरी के दौरान देश से 1370 करोड़ रुपए के मसाले निर्यात हुए हैं। फरवरी के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 14% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय वाणिज्य द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल फरवरी के दौरान देश से 1370.60 करोड़ रुपए के मसाले निर्यात हुए हैं, जबकि साल 2015 के फरवरी में सिर्फ 1199.32 करोड़ रुपए के मसालों का निर्यात हुआ था। इससे पहले जनवरी के दौरान भी मसालों के निर्यात में करीब 35% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। देश से सभी मसालों में सबसे ज्यादा निर्यात लाल मिर्च का होता है। इसके अलावा जीरा, धनिया और हल्दी का निर्यात प्रमुख है। साथ में काली मिर्च और इलायची का निर्यात भी प्रमुख रहता है। झारखंड राज्य सरकार गायों की तस्करी रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसके लिए झारखंड की गायों को पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। आधार कार्ड की तरह इसमें 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। इसे गायों के कान के पास पहनाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड राज्य सरकार राज्य की गायों को पहचान पत्र दे रही है। माना जा रहा है कि इस पहचान पत्र से गायों की तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी। इस पहचान पत्र में गाय की तस्वीर, उम्र, रंग, मालिक आदि का ब्यौरा दर्ज होगा। इसे गायों के कानों के पास पहनाया जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि ऐसा होने पर गायों की तस्करी पर रोक लगेगी। उनकी ब्रीड और दूध के उत्पादन का भी पता चलेगा। इस डेटा को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के डेटाबेस में डाला जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने ही सॉफ्टवेयर बनाया है। दालों की महंगाई को लेकर सरकार कितनी संवेदनशील हो गई है, इसका अंदाजा दलहन आयात को लेकर सरकार के रुख से साफ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में दाल की कीमतों में इजाफा ना हो, इसलिए केंद्र सरकार इस साल 65 लाख टन दलहन आयात करेगी। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने संसद प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर दालों के भाव को बढ़ने से रोकेगी। खाद्य मंत्री के मुताबिक इस साल दलहन की मांग को पूरा करने के लिए देश में 65 लाख टन दलहन का आयात किया जाएगा। इसके अलावा देश में इस साल दलहन के आयात में जोरदार इजाफा देखने को मिला है। चालू वित्त वर्ष 2015-16 में 11 फरवरी तक देश में 53.10 लाख टन दलहन आयात हो चुका है, जो अब तक का सबसे ज्यादा आयात है। इससे पहले साल 2014-15 में पूरे वित्त वर्ष के दौरान देश में 45.80 लाख टन दलहन का आयात हुआ था। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमेंट पर 1% अतिरिक्त कर बढ़ा दिया है। इससे प्रदेश में घर बनवाना जहां महंगा हो गया है, वहीं प्रदेश सरकार ने सीमेंट व्यापारियों को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट मेमो व्यवस्था खत्म करने का फैसला किया है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। उत्तराखंड राज्य के बीपीएल कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड राज्य में अब बीपीएल कार्ड धारक और कम बिजली खर्च करने वाले ग्राहक 2.5 रुपए डाउन पेमेंट करके एलईडी बल्ब खरीद सकते हैं। उत्तराखंड सरकार बिजली की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए राज्य में एलईडी बल्ब वितरण योजना के तहत स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत उत्तराखंड राज्य में अब बीपीएल कार्ड धारक और कम बिजली खर्च करने वाले ग्राहक 2.5 रुपए डाउन पेमेंट करके एलईडी बल्ब खरीद सकते हैं। उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन ने सभी कर्मचारियों से योजना का प्रचार प्रसार करने की शुरुआत की है। इसके साथ ही एलईडी बल्ब वितरण योजना में लोगों को कम कीमत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना में बीपीएल और 100 यूनिट प्रति माह से कम खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को किश्तों में भी बल्ब खरीदने की सुविधा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीमेंट पर 1% अतिरिक्त कर बढ़ा दिया है। इससे प्रदेश में घर बनवाना जहां महंगा हो गया है, वहीं प्रदेश सरकार ने सीमेंट व्यापारियों को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट मेमो व्यवस्था खत्म करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में अब घर बनाना और महंगा हो जाएगा। राज्य सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए सीमेंट पर 1% और अतिरिक्त कर लगाने का फैसला किया है। इससे सीमेंट की बोरी के दाम में जहां 3 से 5 रुपए का इजाफा होगा, वहीं सरकार को सालाना 100 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने सीमेंट व्यापारियों को राहत देते हुए तकरीबन 5 साल पहले सीमेंट पर लागू किए गए ट्रांसपोर्ट मेमो फॉर्म 21 की व्यवस्था को भी खत्म करने का फैसला भी किया है।
राजधानी के किसानों को असमय बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा जल्द ही मिल सकता है। किसानों को बर्बाद फसल से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार फसल नुकसान का आंकड़ा लगाने के लिए जांच टीमें बनाने पर विचार कर रही है। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसलों का मुआयना करने के लिए दिल्ली सरकार जांच टीमों का गठन करने वाली है। इन टीमों के गठन से पहले सरकार ने स्थानीय विधायकों से रिपोर्ट मांगी है कि वो बर्बाद हुई फसलों का आकलन कर सरकार तक पहुंचाए। बदले मौसम के कारण दिल्ली देहात में करीब 80% फसलों के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। राजधानी में हाल ही में 2 बार मौसम बदलने के चलते गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। पिछले साल भी इस तरह बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने प्रभावित किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा भी दिया था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा के किसानों को राहत देते हुए सभी किसानों को अर्जित भूमि के बदले 10% विकसित भूमि देने का फैसला किया है। जिन किसानों ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं की थी, उन किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में उन किसानों को भी अर्जित भूमि की जगह 10% विकसित भूखंड देने का फैसला लिया है। अभी तक प्राधिकरण सिर्फ उन्हीं किसानों को भूखंड दे रहा था जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन इसका लाभ अब उन किसानों को भी मिलेगा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की थी। प्राधिकरण के इस फैसले से 39 गाँव के करीब 10,000 किसानों को लाभ मिलेगा। इसके तहत भूखंड 3 चरणों में आवंटित किए जाएंगे। पहले चरण में उन किसानों को भूखंड दिए जाएंगे जिन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके दूसरे उपलब्धता के आधार पर किसानों को भूखंड दिए जाएंगे। किसी भी किसान को 2500 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड नहीं मिलेगा। छोटे किसानों को इससे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। आयकर विभाग के पास पिछले 9 आकलन वर्षों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की सालाना कृषि आय घोषित करने वाले लोगों में ज्यादातर बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों के किसान शामिल हैं। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कृषि आय घोषित करने वालों में बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे मेट्रो शहर अव्वल हैं। आयकर विभाग के पिछले 9 निर्धारण सालों के आंकड़ों से ये तथ्य सामने आए हैं। विभाग इस तरह के चुनिंदा मामलों में कर चोरी की जांच कर रहा है। हाल ही में कर अधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी किए गए थे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक निर्धारण वर्ष 2008 और 2009 से 2015 और 2016 के बीच अकेले बेंगलुरु क्षेत्र में 321 हस्तियों ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कृषि आय घोषित की है, जबकि दिल्ली में 275, कोलकाता में 239, मुंबई में 212, चेन्नई में 181, हैदराबाद में 162, तिरुवनंतपुरम में 157 और कोची में 109 लोगों ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कृषि आय घोषित की है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खुदरा दुकानदारों को राहत दी है। उन्होंने छोटी और मझौली दुकानों को सप्ताह के 7 दिन खुले रखने का प्रावधान किया है। हालांकि इस प्रस्ताव को राज्य स्वैच्छिक आधार पर लागू कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि खुदरा व्यापार देश का सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र है और इसका यदि सरलीकरण किया जाए तो इससे और रोजगार बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने खुदरा दुकानों को भी 7 दिन खुले रहने के लिए कहा है। इसके साथ अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश और दैनिक कार्य घंटों की संख्या से कर्मचारियों के हितों को भी देखना और संरक्षित करना होगा। खुदरा दुकानों में व्यापार सप्ताह के 7 दिन किया जाएगा तो इसके कई लाभ भी नजर आएंगे। इसके लिए नियमों को सरल बनाना होगा। रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। रसोई गैस उपभोक्ताओं को अब स्मार्ट कार्ड मिलेगा। इस स्मार्ट कार्ड से कोई भी वेंडर किसी गैस उपभोक्ता के सिलेंडर को दूसरे ग्राहक को नहीं दे पाएगा। कार्ड को पॉइंट ऑफ सेल मशीन से स्वैप कराने के बाद वेंडर सिलेंडर की डिलीवरी करेगा। रसोई गैस उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड से किसी भी गैस उपभोक्ता का सिलेंडर अन्य ग्राहक को नहीं दिया जा सकेगा। अगर वेंडर किसी ग्राहक का कार्ड डालकर दूसरे को सिलेंडर देना चाहेगा तो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कार्ड न सिर्फ ग्राहक नंबर की पहचान करेगा बल्कि एरिया भी पहचानेगा। अगर दूसरी जगह डिलीवरी होगी तो तुरंत आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि ये डिलीवरी की सही जगह नहीं है। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने शुरू की है और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना और भागलपुर में लागू किया गया है। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे बदलावों के बारे में। रेलवे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अब रेलवे के विभिन्न पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के तहत अब अभ्यर्थियों से साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने सीधी भर्ती कोटा की रिक्तियों के तहत साक्षात्कार और मौखिक परीक्षा समाप्त कर दी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। जलवायु परिवर्तन जैसे गहन मुद्दे पर चर्चा और इसमें सुधार लाने के लिए दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में एसोचैम इंडिया संस्थान द्वारा 5th सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फोरम 2016 का आयोजन किया गया, जिसमें देश की सरकारी और निजी संस्थानों से जुड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में एसोचैम इंडिया द्वारा जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर 5th सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फोरम 2016 सम्मेलन का आयोजन किया। दीपक जलाते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री YS चौधरी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को खासा ध्यान में रखते हुए इस समारोह का आयोजन किया गया। No, the entire world is now looking at getting into a sustainable manner of managing the climate. People have started realizing how we have spoiled for the past 100 or 150 years. Particularly last 100 years, definitely all the nations are responsible for today's climate situation. So thereby recently our Paris conference definitely thrown up a light to enter into a sustainable models to manage the climate and also to reduce the creation of pollution. So reduction of fossil fuels, onwards it starts, and decongestion of cities and managing the sewage, everything helps to reduce the pollution, and that indirectly helps the reduction of the climate change. दिल्ली के प्रगति मैदान में 5 दिनों के लिए 31वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और होटल उद्योग मेला आहार का आयोजन किया गया। 15 मार्च 2016 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 31वां आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला 2016 का उद्घाटन किया। 5 दिनों तक चलने वाले आहार फूड एंड हॉस्पिटैलिटी मेले में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, मलेशिया, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन, तुर्की और अमेरिकी कंपनियों ने भाग लिया। आहार मेले में फल, सब्जियों, डेयरी, बेकरी, ऑर्गेनिक और स्वास्थ्य उत्पादों से जुड़े व्यवसायों की प्रदर्शनी के अलावा मशीनरी उद्योग से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए। पिछले 30 साल से यहीं पे मैं कार्यरत हूँ और इस साल आहार शो को सुपरवाइज कर रहा हूँ। ये शो हमारा 31वां शो है और आज तक का सबसे बड़ा शो होने का श्रेय इस शो को जाता है। इस शो में 1000 से ऊपर एग्जिबिटर हैं और विजिटर्स की संख्या आज 40,000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। ये प्राइमरीली B2B शो है और इसमें नेबरिंग कंट्रीज से, ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारत से ट्रेड विजिटर्स शो देखने के लिए आते हैं। ये शो प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए और होटल इंडस्ट्री के लिए नंबर 1 शो माना जाता है पूरे साउथ एशिया में। बुजुर्गों का खास ख्याल रखने के लिए राजधानी दिल्ली में ओल्ड एज होम आशीर्वाद का उद्घाटन किया गया, जहां पर बुजुर्गों को मेडिकल, एंटरटेनमेंट और हाई लेवल की तमाम तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज दी जाएंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कालीबाड़ी मार्ग में ओल्ड एज होम आशीर्वाद का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केजरीवाल ने कहा कि आधुनिकता के कारण जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली होते जाने का प्रचलन चला है, जिसके चलते ऐसे ओल्ड एज होम की जरूरत और बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए एनडीएमसी की ओर से समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान के साथ सभी सुविधाएं ओल्ड एज होम में आधुनिक संसाधनों के साथ देने का सही दिशा में यही सही कदम है। ओल्ड एज होम में 3 फ्लोर है और बेसमेंट भी बनाया गया है, जो काफी बड़ा है। ओल्ड एज होम में तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज दी गई हैं। मेडिकल, एंटरटेनमेंट और हाई लेवल की सुविधाएं भी दी गई हैं। इसके अलावा 2 ओल्ड एज होम नेताजी नगर और भगवान दास रोड पर भी बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। बढ़ती उम्र के कारण आंखों की कम होती रोशनी का इलाज अब स्टेम सेल की मदद से किया जा सकता है। एम्स के राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर के डॉक्टरों ने ऐसे ही तकनीक पर एक स्टडी शुरू की है, जिसमें अभी तक 75% तक मरीजों की आंखों की रोशनी वापस आ गई है।
बढ़ती उम्र के लोगों में आंखों की कम होती रोशनी को वापस लाना अब स्टेम सेल से भी संभव है। एम्स के राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर के डॉक्टरों ने एक ऐसी स्टडी शुरू की है जिसमें ये देखा जा रहा है कि स्टेम सेल के जरिए आंखों की रोशनी रीजनरेट होती है या नहीं। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि देश में उम्र से संबंधित आंखों की रोशनी कम होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्टेम सेल से रोशनी रीजनरेट करने का प्रयास सफल होता दिख रहा है। एम्स में ऐसे मरीजों के इलाज के लिए एक ट्रायल लेवल पर इलाज शुरू किया गया है, जिसे एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन कहा जाता है। इस स्टडी के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं और माना जा रहा है कि 75% तक मरीजों की आंखों की रोशनी वापस आई है। रेलवे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अब रेलवे के विभिन्न पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के तहत अब अभ्यर्थियों से साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने सीधी भर्ती कोटा की रिक्तियों के तहत साक्षात्कार और मौखिक परीक्षा समाप्त कर दी है। रेलवे बोर्ड ने विभिन्न पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के तहत अब अभ्यर्थियों से साक्षात्कार लेने के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। इसके लिए देश के सभी जोनल महाप्रबंधक और रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। अभी तक रेलवे के कई पदों में सीधी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जाती रही है। फिर भी बहुत से ऐसे पद हैं जिसमें आरआरबी द्वारा साक्षात्कार लिए जाने की प्रक्रिया जारी थी, लेकिन साक्षात्कार में हो रही गड़बड़ी को देखते हुए बोर्ड ने अब सीधी भर्ती कोटा की रिक्तियों के तहत की जाने वाली भर्ती में मौखिक परीक्षा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। पिछले साल की तरह इस साल भी योग दिवस का आयोजन केंद्र सरकार बड़े स्तर पर करने की तैयारी कर रही है। इस बार केंद्र सरकार योग को स्टूडेंट्स के जरिए हर घर तक पहुंचाने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार अब स्टूडेंट्स के जरिए योग को हर घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इस बार इंटरनेशनल योग डे के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री को अहम भूमिका दी गई है, जिससे स्कूलों और स्टूडेंट्स को भी योग से जोड़ा जाएगा। योग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास जोर है। यूनिवर्सिटी में योग एजुकेशन देने के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का गठन किया है। एचआरडी मिनिस्ट्री को आयुष मिनिस्ट्री के साथ 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के लिए मिलकर डिटेल प्लान तैयार करने को भी कहा गया है। पिछले साल से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जाता है। सरकार दूसरा इंटरनेशनल योगा डे काफी बड़े स्तर पर मनाने की योजना बना रही है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक कृषि विकास, ग्रामीण परिवेश और खेती बाड़ी से जुड़े कार्यक्रमों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012049800000, साथ ही 0011।